नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजनारायण यादव आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल BN का सपोर्ट 269 में बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर साथियों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नया KCC लोन आपको कैसे मिल सकता है। यानी अब सभी को पता है, आप लोगों को अधिकतम रुपये 3 लाख तक का KCC लोन 4% की वार्षिक दर पर मिल पाता था। जो कि स्लेबन वाली लिमिट थी वो 3 लाख तक ही थी। यानी आप सभी को पता है, आप लोगों को अधिकतम रुपया 3 लाख तक का KCC 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल पाता था। लेकिन अभी इस बजट में जो फरवरी 2025 में निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, उस बजट में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि KCC की जो सबवेशन वाली लिमिट है, यानी KCC में जो आप लोगों की सब्सिडी मिलती है, उसकी लिमिट को सरकार ने बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटेड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7 करोड़ फार्मर्स, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest slab subvention scheme will be enhanced from 5 लाख टू, यानी अब 5 लाख लोगों को 5 लाख तक का KCC धारक को 5 लाख तक का KCC लोन सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल मिलेगा। अगर हम नया KCC लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से मिलेगा, उनकी आवेदन प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट बनते कहाँ पर हैं, अगर हमें नया KCC लोन लेना है तो कितने दिन का समय लग जाता है, ये सब कुछ हम आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर आपको 5 लाख रुपए की KCC लोन चाहिए तो उसके लिए आपके पास कम से कम कितनी ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन पर आप 5 लाख का KCC लोन कैसे ले सकते हैं, अगर आपके पास में कितनी ज़मीन होनी चाहिए उतनी ज़मीन नहीं है, आपके पास कम ज़मीन है और आपको 5 लाख का KCC लोन चाहिए तो आपको कैसे मिल सकता है। इन सभी विषयों पर हम आपको इस वीडियो में माध्यम से डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। यानी देश के किसानों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी के लिए रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह से वीडियो को आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को BN का सपोर्ट 269 चैनल को, बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपको नया KCC लोन लेने कैसे मिल सकता है। यानी अगर आपने फर्स्ट टाइम KCC लोन बैंक लेने जा रहे हैं तो आपको किस तरह से मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या प्रक्रिया होती है, कितना टाइम लगता है, और इसके साथ अगर आपने पहले से KCC लोन ले रखा है और उस आपकी लिमिट कम है, 1 लाख या 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है या 5 लाख रुपये नया KCC लोन चाहिए तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होने वाली है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम बैंक जा रहे हैं KCC लोन लेने के लिए, तब भी वही प्रक्रिया है। वह अगर आपका पहले से बैंक में KCC लोन चल रहा है तो उसमें एक चीज़ तो यह होती है कि अगर आपकी जो लिमिट है उससे भी बढ़ाई जा रही है तब तो दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपकी KCC को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपने जब भी KCC लोन कराया था तब से 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो बैंक फिर इस खाते को क्लोज करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि KCC की जो लिमिट होती है वो 5 सालों के लिए बनाई जाती हैं। 5 साल में आपका KCC लोन एक्सपायर कर जाता है, आपका वो लोन खाता बंद कर दिया जाता है और नया KCC लोन खाता ओपन किया जाता है। तो अगर आपकी भी KCC में 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं तब भी आपको न्यू प्रोसेस फॉलो करना होगा। वहीं अगर आप फर्स्ट टाइम बैंक जा रहे हैं KCC लोन लेने के लिए तब भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना होगा।
अब आइए हम प्रोसेस जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताने चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो भी सरकारी बैंक हो, कोई भी ग्रामीण बैंक है, अगर आप आरआरबी हैं आपके क्षेत्र में तो बहुत अच्छी बात है। सभी को पता है कि 1 मई से सभी आरआरबी का मर्जर किया जा रहा है। देश में जितने भी प्रदेश हैं, अब सभी राज्यों में सिर्फ एक ग्रामीण बैंक होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी ग्रामीण बैंक होगा, फिर बिहार में ग्रामीण बैंक होगा। इस तरह से जितने भी राज्य हैं देश की, सभी का एक ही ग्रामीण बैंक होगा। उस राज्य में अभी तक जितने भी ग्रामीण बैंक थे उनका सबका मर्जर करके एक कर दिया गया है। तो आपको अपने आरबी आपके लिए बेस्ट है। आरआरबी जो कि है, यानी रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, वो देश के किसानों के लिए ही होते हैं। तो उसमें जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जबकि अगर आप एसबीआई जाएंगे, पीएनबी जाएंगे, यानी देश के जो भी कमर्शियल बैंक है उनके पास जाएंगे तो वहाँ से भी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा, लेकिन उनके जो चार्जेज होंगे वो अधिक होंगे, जबकि आरआरबी के चार्जेज होंगे वो कम होंगे। तो आपको कोशिश करनी है, आपके क्षेत्र में कोई भी आरआरबी है तो वहाँ पे जाइए। अगर आरआरबी नहीं है तो फिर आपको किसी भी नेशनलाइज बैंक चले जाना है। अब दोस्तों, वहाँ पर आपको अपनी इंतखाब ले जानी है, यानी जमाबंदी जो है भी आप कहते हैं। आपकी ज़मीन का जो भी दस्तावेज होता है वो आपको अपनी तहसील से प्रमाणित प्रति निकलवानी है, वो लेकर जाना है। साथ में आपको खसरा निकलवाना है। खसरा क्या होता है? जिसमें आपका फसल चक्र लिखा होता है, लेखपाल महोदय के द्वारा जारी किया जाता है। कुछ प्रदेशों में या कुछ ज़िले में ऑनलाइन भी निकलने लगा है, जिसमें फसल लिखी होती है कि आपके पिछले वर्ष में फसल लिखी होती है कि आपके पिछले वर्ष आपने खेत में क्या फसल बोई थी, इस वर्ष आपने खेत में कौन सी फसल बो रखी है। खेत आपका सिंचित है या असिंचित है, जो कुछ भी होता है वो सारी डिटेल इस खसरे में लिखी होती है। इसके साथ आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाना है। उसके अलावा आपका सेविंग अकाउंट उस बैंक में पहले से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको ओपन कराना होगा, उसकी पासबुक आपको ले जानी है और डॉक्यूमेंट ले जाके आपको वो भी वहाँ से लोन ऑफिसर होते हैं उनसे मिलना है। आप उनसे बताएंगे कि सर मुझे केसीसी लोन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपकी सिविल चेक करेंगे। आपका आधार लेंगे, आपका पैन लेंगे, आपकी सिविल चेक करेंगे। अगर आपकी सिविल स्कोर 675 से प्लस आता है तब वो आपके डॉक्यूमेंट लेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर 675 से नीचे आता है उस दशा में आपको मना कर देंगे कि आपकी सिविल ख़राब है, हम आपको केसीसी लोन नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी केसीसी लोन है इसके लिए 675 सिविल स्कोर है तो आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन अन्य लोग आपको 675 सिविल पर नहीं मिलेगा। केसीसी सिक्योर लोन की श्रेणी में आता है, इसलिए 675 सिविल पर भी आपको लोन दे दिया जाता है। जबकि अन्य लोन के लिए आपको जो भी सिविल स्कोर होता है वो 700 प्लस होना चाहिए। कुछ बैंकों तो 750 प्लस सिविल स्कोर की मांग करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर 675 से प्लस है तो आपको डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर 675 प्लस आया है तो उसके बाद आपके वो डॉक्यूमेंट लेंगे और डॉक्यूमेंट लेने के बाद उनके बैंक में पैनल के एडवोकेट होते हैं। हर बैंक के पैनल में एडवोकेट होते हैं, उनके पास आपके डॉक्यूमेंट भेजेंगे। 12 साल यानी एनईसी बनने के लिए 12 साल का मतलब होता है कि पिछले 12 साल की आपके लैंड का रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपने अपनी ज़मीन को किसी को रजिस्ट्री तो नहीं किया है, आपने पहले से किसी बैंक से लोन तो नहीं लिया है, या आपने अपनी ज़मीन के साथ कोई बिक्री एग्रीमेंट इस तरह का कोई कुछ तो नहीं किया है। तो 12 सालों का रिकॉर्ड चेक करते हैं। उसके बाद 3 दिन में अपनी रिपोर्ट बना करके बैंक को वापस भेज देते हैं।
उसका जो शुल्क होगा वो 1000 से 2000 के बीच में हो सकता है, या सभी राज्यों में सभी जनपदों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन दो में से 1 से 2000 के बीच में ही होता है। उनकी फीस निर्धारित होती है। वो पैसा चाहे जो आप कैश में भी दे सकते हैं वकील साहब को, या फिर जब आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाएगा तब आपको लोन खाते से ही डेबिट करके वकील साहब को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें से जो भी शर्त आपको स्वीकार हो, जो भी बैंक आपको बताए वो आप कर सकते हैं। अब जब 12 साल आपका बन करके बैंक में आ जाएगा तो वहाँ पर दोस्तों आपको बैंक से सूचना आएगी कि आपके बैंक आ जाइए, आपकी केसीसी की फ़ाइल तैयार की जाएगी। अब दोस्तों केसीसी की फ़ाइल जब तैयार होगी तो वहाँ पर आप जाएंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपना फ़ोटो ले जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों आपकी फ़ाइल इनसाइन हो गए हैं तो बैंक अब आपकी लिमिट को तैयार करेगा कि आपके पास जितनी ज़मीन है तो आपको कितना केसीसी लोन दिया जाए। तो सबसे पहले तो आपको लोग यह समझ लीजिए कि आपको जो केसीसी लोन दिया जाता है वो आपको फसलों की लागत का पैसा दिया जाता है। अब यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आपकी ज़मीन बिल्कुल शहर से नज़दीक है या आपकी ज़मीन हाईवे के नज़दीक है या आपकी ज़मीन सरकारी रेट बहुत ज़्यादा है। इससे बैंक को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बैंक सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी फसलों की लागत का पैसा देता है। जब मैं बैंक में होता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि कोई किसान आता है, मुझसे कहता है सर मुझे ज़्यादा केसीसी लोन दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही महंगी है, हमारी ज़मीन की वैल्यू है बहुत अधिक है, आप हमारी 10 लाख की ज़मीन को गिरवी रख के सिर्फ 1 लाख लोन दे दीजिए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तब हम किसानों को बताते हैं कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ फसलों की लागत का पैसा दे रहे हैं। आपके खसरे में जो भी फसलें लिखी हैं उसके खसरे के अगर आलू लिखी हैं तो हम आपको आलू की लागत का पैसा दे रहे हैं। आपके खेत में आलू जो आलू बोए हैं आप उसमें कितना खर्च आने वाला है हम सिर्फ उसका पैसा दे रहे हैं। आपकी ज़मीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि चाहे कि जितना गिरवी के नज़दीक हो और चाहे जितना ख़राब जगह में हो, यानी उसका सर्किट रेट चाहे 2000 हो या 2000 करोड़ हो, आपको केसीसी लोन से मिलेगा। हम अगर ज़मीन सेम है दोनों लोगों के पास तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। जब दोनों दोस्तों जब आपकी बैंक केसीसी के लिमिट को तैयार करेगा तो वहाँ पर आपका जो खसरा लगा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपकी केसीसी लिमिट को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए अगर आपके खसरे में 2 फसलें लिखी है हुई हैं तो आपकी लिमिट कम होगी। अगर आपके खसरे में 3 फसलें लिखी हुई हैं तो 3 फसलों का मतलब है रबी सीजन की भी लिखी है, खरीफ सीजन की भी लिखी है और जायज़ सीजन की भी लिखी है। अगर आपके खसरे में महंगी फसलें लिखी हुई हैं तो आपके केसीसी की लिमिट ज़्यादा बनेगी। आपके खसरे में कम लागत वाली फसलें लिखी हुई हैं तो आपकी केसीसी लिमिट कम मिलेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। खसरा बनवाते समय आपके क्षेत्र में जो भी फसलें होती हैं उनकी अधिक लागत होती है। आप कोशिश करिए कि फसलें अपने खसरे से लिखवाइए ताकि आपकी केसीसी लिमिट को इंक्रीज़ किया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर एक सरकारी लागत का आंकड़ा होता है। नया वित्त वर्ष लागू हो चुका है 2025-26। आप सभी को पता है कि अप्रैल का महीना चल रहा है। सभी बैंकों को नया स्केल ऑफ फाइनेंस मिल चुका है। अब नया जो स्केल ऑफ फाइनेंस यानी जो फसल वित्तमान है पूरे वर्ष यही वित्त को स्केल ऑफ फाइनेंस है लागू होता है। इसी स्केल ऑफ फाइनेंस में आपके जनपद के ज़िले भी हैं। बैंक में इसी पर आधार पर लोन करेंगे और इसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार एक लागत आ जाती है कि इस वर्ष में इस जनपद में धान की फसल की क्या लागत है, गेहूं की फसल की क्या लागत है, आलू की फसल की क्या लागत है, गन्ना की फसल की क्या लागत है, टमाटर की फसल की क्या लागत है। जितनी भी फसलें आपके जनपद में होती हैं सभी की सरकारी लागत आ जाती है और इसी के आधार पर उस जनपद में सभी बैंकों को लोन वितरित करना होता है। केसीसी लोन देना होता है तो उसकी स्केल ऑफ फाइनेंस से देखेंगे कि आपकी जो स्केल ऑफ फाइनेंस है जो फसल विद्यमान है यानी कि जो फसल की लागत है वो कितनी है। तो मान के चलिए अभी तक मैं अगर आप बात करूं तो पिछला वित्त वर्ष है अभी स्केल ऑफ फाइनेंस नहीं आया है तो 1 से 2 दिन में आने वाला है। की जो है
या मान लीजिए कुशीनगर ज़िला ले लिया गया, तो कुशीनगर ज़िला में 61,000 जो धान की लागत हेक्टेयर की है वो 61,000 है। गेहूं की लागत की भी 63,000 है। इसके साथ आलू की लागत जो है वो 1,21,000 है। टमाटर की जो लागत है, टमाटर की लागत 1 हेक्टेयर की 80,000 है। अब मान लीजिए कोई किसान है जिसके खसरे में लिखा हुआ है कि वो रबी सीजन में आलू की फसल लगाता है, खरीफ सीजन में धान की फसल लगाता है और ज़्यादातर के सीजन में टमाटर की फसल करता है। तो इस तीनों को अगर हम जोड़ दें तो दोस्तों आप लोग जोड़ करके देखिए 61,000 आपको मिल जाएगा। धान की लागत का पैसा 1,21,000 आपको मिल जाएगा और आलू की लागत का पैसा आपको 80,000 मिल जाएगा। टमाटर की लागत का पैसा इन तीनों को जोड़ दें तो लगभग आपको 64,000 हो जाते हैं। यानी कि आपका हो जाते हैं 81 और समय 1,64,000 रुपये आपका हो जाते हैं। अब दोस्तों इन 1,64,000 में बैंक आपको देता है 10% भंडारण के लिए और 20% फसलों के रख रखाव के लिए और घरेलू उपभोग के लिए। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो यह लगभग हो जाते हैं 78,000 या 79,000। इन तीनों को भी आप ऐड कर देंगे तो दोस्तों यह लिमिट बढ़ करके पहुंच जाती है कि आप 3,50,000 या 3,60,000। अब दोस्तों ये पहले साल की लिमिट कितना निकल कर के सामने आ गई, यानी जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है अपने खेत में आलू धान टमाटर की फसल लगाता है और कौनौज ज़िले का वो किसान रहने वाला है। अब ये सभी जगह पर सेम नहीं होगी। आप अपने ज़िले का इसकी लाभ फाइनेंस और फसलों का नाम लिख कर के भेजेंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको कितना KCC लोन मिल सकता है। आपकी ज़मीन पर आपके लोन की भी निकाल सकते हैं। तो ये जनपद का जो स्किल और फाइनेंस होता है, यानी जो फसल वित्तमान होता है अलग अलग होता है। किसी ज़िले में टमाटर की लागत 80,000 है तो किसी ज़िले में टमाटर की लागत 1.5 लाख भी है, हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जो भौगोलिक स्थिति उस पर निर्भर करता है, वहाँ पर जो स्किल ऑफ फाइनेंस है उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। अब 352 से पहले की लिमिट हो गई है आप सब, यानी कि अब लिमिट हो जाता है। आप सभी को पता है कि KCC की जो लिमिट होती है 10% अगले वर्ष बढ़ेगी। फिर अब 3 जो है ऐसे धीरे धीरे फिर से लिमिट बढ़ता रहता है। एक साल में पूरा लिमिट नहीं होता है। पहले साल कुछ और होगा, दूसरे साल कुछ और होगा, तीसरे साल कुछ और होगा, चौथे साल कुछ और होगा, 5वें साल कुछ और होगा। तो इस तरह से बढ़ाया जाता है। आपका 10% तक बढ़ता रहता है। तो अगर इस तरह से आपको पहले KCC साल अगर 5 लाख चाहिए तो फिर आपके पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होगी तो उसे KCC लोन आसानी से मिल जाएगा। 5 लाख अब दोस्तों बात आती है तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपको 5 लाख का KCC लोन चाहिए तो आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए। मैंने पूरा डिटेल्स में इसे समझा दिया है तो आपके ज़िले में देख लीजिएगा। इसके अलावा फाइनेंस क्या है, फसल वित्तमान क्या है, उसी के आधार पर आपकी फसलों की लागत का पैसा आपको दिया जाएगा। अब बात आती है कि बैंक, अब जब आपकी डॉक्यूमेंट बैंक ने चेक किया, आपकी KCC लिमिट तैयार किया, KCC की लिमिट बैंक ने आपकी सेशन कर दिया तो जो KCC लोन खाता है वो ओपन कर दिया जाएगा। उसकी एक पासबुक आपको इशू कर दी जाएगी। ज़रूरत है तो आपको उसका एक ATM कार्ड भी दे दिया जाएगा। अब आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप बैंक पैसा से भी कभी भी अपने KCC खाते से विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए KCC खाता सेम सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है, यानी कि जिस तरह में से आपका बचत खाता होता है सेम आपका KCC खाता होता है। आपको जब जितने पैसे की आवश्यकता है आप विड्रॉल कर सकते हैं। आपके पास पैसा कहीं से आ जाता है तो उसे जमा कर दीजिए। अभी दिमाग से हटा दीजिएगा कि बैंक मैंने KCC से 1 लाख का निकाला था, जब मेरे पास 1 लाख होंगे तभी जमा होंगे, ऐसा
जमा नहीं होंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। 500 भी जमा करने हैं तो आप जमा कर सकते हैं अपने केसीसी में। जो ब्याज है वो पर डे का होता है। आपने अगर आपके पास आज 1000 बकाया है, आपके पास 500 है, आज जमा कर दीजिए तो कल की डेट में सिर्फ आपको 500 का ही ब्याज देना है। तो आप फिक्स जितना कम से कम बैलेंस अपने ऊपर बकाया रखेंगे उतना कम से कम ब्याज आपको देना होगा। आपको जब जितना पैसे की आवश्यकता हो उतना पैसा आप विड्रॉल करिए। मान के चलिए आपकी केसीसी की लिमिट 5 लाख है और इकट्ठे अगर आपके पास 5 लाख निकाल लेते हैं तो आपको पहले दिन से ही 5 लाख का ब्याज देना होगा। वहीं अगर मान लीजिए आप पहले महीने में 1 लाख निकाले हैं तो पहले महीने को आपको 1 लाख का ब्याज देना होगा। उसके अगले महीने आप फिर 1 लाख निकाले हैं तो महीने में आपको 2 लाख का ब्याज देना होगा। तो इस तरह से करके दोस्तों जितना पैसा आप जब निकालेंगे उसका ब्याज आपको तभी देना होता है। जब आप तक आपके केसीसी खाते में पड़ा हुआ है तब तक आपको ब्याज नहीं देना है। बहुत सारे बैंक ऐसा करते हैं कि पैसा उठा करके आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा करने से उन्हें मना कर दीजिए, क्योंकि जब आपको आवश्यकता हो, जिस तरह से आप सेविंग से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं उसी तरह से आप केसीसी से विड्रॉल कर लीजिए। आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना होता है। जिस दिन पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा उसी दिन से आपको ब्याज आपके केसीसी खाते पर देना होगा। 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण अदायगी करें अपने केसीसी खाते की, आपको प्रति वर्ष 3% सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहेगा। और दोस्तों इस तरह से आप लोग केसीसी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को पर नए हैं तो पहली बार आया है, इसी तरह से वीडियो को आगे भी देखते रहना चाहेंगे तो हमारे चैनल को VN का सपोर्ट 269 चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज में वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।